if for two events E1 and E2, probability of E1 intersection E2 is equal to 0.5. Probability of E1 complement intersection E2 complement is equal to 0.5, and twice of probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to अल्फा से। तो आपको वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी है। वैल्यू ऑफ अल्फा कितना आएगा आपका आंसर? ऑप्शन दे देते हैं, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। ये क्वेश्चन है आपके। 2/3 मैम। कैसे? वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे मैम, E1 यूनियन E2 इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2। यस, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इंटरसेक्शन भी है, E1 के बारे में भी जिक्र है, E2 के बारे में भी जिक्र है अलग से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट। ताकि हम जब ओपन करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ से तो यही बन रहा है, सेम ही, E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये 0.5 दे रखा है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगी तो 1 माइनस लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 0.5। तो यहाँ से E1 यूनियन E2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास? 0.5 ही आ चुकी है। तो E1 यूनियन E2 का आंसर भी आपके पास इंटरसेक्शन का भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो अल्फा/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो अल्फा दे ही रखी है। तो ये सारे फॉर्मूले लगा के हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस इंटरसेक्शन 0.5 इज इक्वल टू यूनियन 0.5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? इसको सॉल्व करोगे अगर, ये हो गया 1 इधर आके, ये 3α/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, चलिए तो अब आपसे एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है, सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट है जो 3 फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, फैक्ट्री X, फैक्ट्री Y और फैक्ट्री Z। एक प्रोडक्ट है जो XYZ फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, सेम प्रोडक्ट। द फैक्ट्री X जो है वो 3 गुना प्रोड्यूस करेगी Y से। मान लो अगर Y X कर रही है तो ये 3X प्रोड्यूस्ड कर रही है, 3 गुना। उस प्रोडक्ट को अगर ये X क्वांटिटी में बनाती है तो 3X क्वांटिटी में बनाएगी, और Y और Z दोनों सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, मतलब ये भी X ही प्रोड्यूस कर रही है, ये भी X कर रही है। साथ साथ ये इंफॉर्मेशन दे दी आपको। इंफॉर्मेशन क्या है कि जो ये प्रोड्यूस कर रही है उसमें से मान लो X वाले से 3% डिफेक्टिव निकलता है। जितना भी इन्होंने प्रोड्यूस किया उसका 3% डिफेक्टिव होगा, X से भी और Z से भी 3%, और ये वाला डिफेक्टिव बना रहा है 5%। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों में से कोई भी कंपनी चाहे बनाए, डिफेक्टिव आने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आइटम डिफेक्टिव कैसे निकालोगे? सत्रह बटे 500 मैम। कैसे? इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे मैम, पर्टिकुलर सभी की। X की आ जाएगी 3/5। अगर मैं X वाले से डिफेक्टिव आइटम निकाल रही हूँ तो मतलब मैंने X वाले को चूज किया था इस केस के अंदर। तो X को चूज करने का जो वे है, इन प्रेफरेंस ऑफ Y और Z, 3 चांसेस है आउट ऑफ टोटल कितना है? अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं फेवरेबल में 3X, टोटल इज 5X, तो 3/5 आ गया आपके पास X की प्रोबेबिलिटी कि X से आइटम प्रोड्यूस हो उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी 3/5। Y से प्रोड्यूस हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, और Z से हो उसकी भी क्या हो जाएगी आपकी 1/5। ये बात तो क्लियर है? अब डिफेक्टिव आइटम हमें देखना है, तो डिफेक्टिव आइटम आपकी X से भी हो सकती है, Y से भी हो सकती है, Z से भी हो सकती है। मतलब डिफेक्टिव आइटम इज फ्रॉम X और डिफेक्टिव आइटम इज फ्रॉम Y और
डिफेक्टिव आइटम इज फ्रॉम Z, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और वी कैन राइट, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो डिफेक्टिव आइटम है वो हमारी X से आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस, और का मतलब प्लस हो जाता है, प्लस डिफेक्टिव आइटम है जो Y से आए, या फिर प्लस डिफेक्टिव आइटम Z से आए। तो X से डिफेक्टिव आइटम आने का मतलब क्या है कि मैंने X वाले को चूज किया, चूजिंग X वाला, और उसमें से डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव आउट ऑफ X, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब आप X को चूज कर सकते हो उसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, तो इनटू में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम X, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज गिवन द डिफेक्टिव आइटम कम फ्रॉम X, प्लस क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Y इनटू, आपकी बात डिफेक्टिव Y से आ रही है तो Y को चूज किया मैंने, और Y से डिफेक्टिव आप निकाल रहे हो तो D बाय Y। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी लोगे Z के केस में, Z में क्या बन जाएगी आपके पास, Z को चूज किया और उसमें से डिफेक्टिव निकालो, तो ये तीन अलग अलग केस बन सकते हैं डिफेक्टिव आने के, तो उनकी हमने प्लस कर दिया क्योंकि तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आप X से चूज करो, उसका Y से कोई लेना देना नहीं है, Y कंपनी अपने आप में अलग है, Y वाली Z से अलग है, तो हमने और वाले केस से डायरेक्ट प्लस वाला बना दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ X आपने मुझे बताया 3/5 है, डिफेक्टिव फ्रॉम X आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, X में से कितने डिफेक्टिव आ पा रहे हैं आपके पास, 3/100। यस 3%, मतलब हम लिख सकते हैं 3/100, प्लस Y से डिफेक्टिव आने की 1/5 था, डिफेक्टिव आएंगे 5/100। सिमिलरली इसका भी 1/5 था और इससे डिफेक्टिव आने के हैं 3/100, तो ये आपके पास टोटल आंसर बन चुका है 9/500, 5/500, 7/500। तो जो इसने आंसर बताया था कपिल ने, क्या बताया था कपिल, मैम लास्ट 3/100 थी। ये 3, हाँ ये भी 3 था, सॉरी, हाँ तो यही आंसर बताया था आपने 17/500। तो इस तरीके से अगर आपसे डिफेक्टिव पूछा जाए, उसका कंट्रीब्यूशन सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा है, ऐसा ही किया हमने, लेकिन जिनके अंदर था वो आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब मैंने कुछ इस तरीके से लिया, से मेरे पास ये कंप्लीट है, X लिया, Y लिया, Z लिया, ठीक है, X लिया, Y लिया, Z लिया, और मैंने कहा डिफेक्टिव मेरी इसमें से भी बन सकती है, इसमें से भी बन सकती है, इसमें से भी बन सकती है, डिफेक्टिव यहाँ से भी आ सकती थी, यहाँ से भी आ सकती थी, यहाँ से भी आ सकती थी, यही किया हमने इसके अंदर। फिर हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, कैसे निकाली है, इंडिविजुअल की रखी पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाय X, यही किया, जब X में हो चुका था उसमें से D की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली Y के लिए अप्लाई किया, और यहाँ पे D बाय Y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z D बाय Z, ये हमने किया है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, सेम मैं इसको नाम दे दूं, जो मैंने ये लिया है इसको मैं नाम दे दूं, से दिस इज, इसके अंदर जो पार्ट आया वो E1 पार्ट है, इसके अंदर जो आया वो E2 पार्ट है, इसके अंदर जो पार्ट है वो EN आया, से एन इवेंट ले लिया, X1 X2 XN, ये मैंने इवेंट लिया, या इवेंट को आप A1 A2 AN से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पे इन शॉर्ट क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन EI निकाली, जो ये EI वाले पार्ट थे इनकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है। कैसे निकली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 इंटू जो इसके बाय में आएगा E1 बाय X1, इस तरीके से ही हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं इसको ये मान लूं, से हम कर क्या रहे हैं, हम डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एक तरीके से। मैं इसको दोबारा से एक बार थोड़ा सा चार्ट बना देती हूँ ये वाला, ताकि आप जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगने लग गया मुझे ग्राफ खुद ही। ये था आपके पास पहले 3 इवेंट के लिए हमने किया अभी X Y Z, और A क्या था, डिफेक्टिव जो इसमें रह रहा है, A हमारा ये था कंप्लीट एक तरीके से, D जिसको हमने D का नाम दिया। तो मैं इसको N पे लेके जा रही हूँ, N पे कैसे लेके जा रही हूँ, सेम मेरे पास N इवेंट है, N इवेंट हमने कौन कौन से लिए, E1 E2 EN, E1 E2 E3 अप टू EN तक मैंने ये इवेंट ले लिए, जो आपस में म्यूचुअली डिस्जॉइंट है, कोई डिपेंड नहीं हो रहा है किसी पे, और वाला जो आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, ऐसा लिया हमने। इन सभी में थोड़ा थोड़ा कॉमन आ रहा है जो हमें निकालना है, मतलब मैंने क्या कहा है, जो मुझे निकालना है, जहां पे हमने D निकाला था सेम मैंने A निकालना है, A भी एनी इवेंट, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, A इवेंट होने की। A क्या है, आपका सबसेट है यूनियन EI का,
जब मैं ई आई की यूनियन करूंगी उसी में ही बैठा है ये कहीं ना कहीं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए निकालनी है वो क्या आएगी, अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली देखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई यही हो रहा है आपके पास, से E1 E2 E3 अप टू सो ऑन, इनटू में यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर ए, वाई में वही वाला ई आई आ रहा है, अगर एक्स था तो एक्स आया, वाई था तो वाई आया है, जेड था तो जेड आया, सभी के लिए आया तो समीशन आई 1 to n। ये फॉर्मूला हमारे पास बना है। ये किसका फॉर्मूला बना है, अगर ए उसी के बीच में सब में आ रहा है हमारे पास, ए बाय ई आई हमें निकालना आता है, ई आई भी आता है, तो इससे इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एक तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली हमने डिफेक्टिव आइटम होने की, आइदर इट विल कम फ्रॉम ए बी सी, कहीं से भी आए, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पी ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, टोटल रहता है, टोटल जितने भी हो आपके पास जो इवेंट आप ले रहे हो, विच इज सबसेट ऑफ E1 E2 EN, मतलब कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसमें से आपने उसका निकाला है। अब मैं ये कहूं, इसी में आपसे आगे क्वेश्चन ये कर लिया जाए, क्या क्वेश्चन कर लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो जो डिफेक्टिव आइटम आई है वो आपकी वाई वाले बैग में से आई थी, जो हमने ये निकाला। अब आगे मैंने क्वेश्चन में ये कह दिया, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम डिफेक्टिव तो निकाल लिया है, यहाँ पे हम ये पूछ लें कि डिफेक्टिव आइटम जो आया है वो वाई बैग में से आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या पूछना चाह रहा है ये पूछना चाह रहा है कि वाई बैग में से आए, जब इवेंट हैपन हो चुके हैं कि वो आइटम क्या है, डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव आइटम जो है आपकी वो वाई बैग में से आए, इट मींस आप ये चाहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन डी, ये चाहते हो, ठीक है ना। तो इस चीज को हम पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। सबसे पहले आपने इसमें क्या किया, सिंपल प्रोबेबिलिटीज निकाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज। देन आपने क्या किया, डिफेक्टिव पूछा था तो आपको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्स बैग पता होनी चाहिए, डी बाय एक्स, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम वाई बैग पता होनी चाहिए, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम जेड बैग पता होनी चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी, या लाइकलीहुड सिंपल बोल सकते हैं, सिर्फ लाइकलीहुड। और इसके बाद जब आपने इनका उल्टा किया, डिफेक्टिव निकाल लिया आपने और आपने कहा कि डिफेक्टिव वाई में से आई है, मतलब वाई बैग चूज हुआ है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जहां से डिफेक्टिव आइटम आया है आपका, गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव एंड इट कम्स फ्रॉम वाई, वाई में से मैं पूछ रही हूँ, गिवन था डिफेक्टिव है, अब बताना आपको डिफेक्टिव आइटम आपका वाई में से आया है, मतलब जो चीज ऑलरेडी निकल चुकी है आप उसका यूज करके फर्दर निकाल रहे हो, मतलब बाद वाली कोई चीज निकाल रहे हो, पोस्ट वाली, पोस्ट, हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेस थ्योरम में पूरा यही प्रोसीजर चलता है आपका, आपको ये y बाई डी ही निकालना है लास्ट वाला, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आप y बाई डी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर आपको याद हो y बाई डी में कैसे निकाल सकती हूँ, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय वाई निकाल चुके हैं, आप डी बाय वाई निकाल चुके हैं, क्या होता है इसकी प्रोबेबिलिटी, डी इंटरसेक्शन वाई, वाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, यही होता है ना आपके पास, ठीक है ना, निकालना हमें ये है, तो वाई इंटरसेक्शन डी, वाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी रखनी है आपने, बस ये करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अभी हमने निकाला है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी तो आप जानते ही हैं, अभी तो निकाली हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, चाहे वो ए में से आए, चाहे वो बी में से आए, चाहे वो सी में से आए, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आया नीचे। तो क्या बनाया था हमने, समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई, ये हमने बनाया था। ऊपर हमें वाई इंटरसेक्शन डी चाहिए, क्यों ना वाई इंटरसेक्शन डी यहां से निकाल लें, कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वाई वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, मतलब हमारे पास ये तो हमें ऑलरेडी पता है, डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम वाई 5% थी शायद, जो भी दे रखी थी आपको, y की प्रोबेबिलिटी पता है 1/5 थी, तो ऊपर वाला भी पता है, नीचे वाला 17/500 निकाल चुके हैं, ऊपर 5/500 आया तो 5/17 आपका आंसर आ गया कि वो डिफेक्टिव आइटम y में से आएगा। तो इसका क्या बन गया आपके पास फाइनल, फाइनल हम क्या कंक्लूड कर पाए,
कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे थे, ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ई आई था आपके पास, ई आईज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट थे आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई वेयर आई लाई फ्रॉम 1 to n, ये आपने निकाली। अब हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाय ए निकालो, कि डिफेक्टिव आइटम उस पर्टिकुलर बैग में से आया, तो कैसे निकालेंगे हमने बताया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ उस बैग की रखो इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई रखो, उस पर्टिकुलर की निकालो ऊपर दो, नीचे इन सभी पे हमें सम करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो दैट इज आवर फॉर्मूला विच इज नोन एज बेस थ्योरम। इस फॉर्मूले को ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लो, जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें आप पहले तो ए बना रहे हो, ए क्या है, उन सभी में कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट होगा, फिर उस ए का यूज करके डिफेक्टिव आइटम हमने बोला कि एक पर्टिकुलर बैग में से वापस आप गिवन इंफॉर्मेशन पे ही जा रहे हो वापस से, तो जब भी आपके पास ऐसा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और हम बेस थ्योरम के पास ही जाते हैं। ये आपके पास बेस थ्योरम है जो मैंने एक एग्जांपल से समझाई है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो आपको, जिनको रह गया अब इस एग्जांपल से जरूर समझ लेना क्या बोल रहे हैं। तो एग्जांपल करते हैं, A speaks truth 4 out of 5 times. A dies toast. एक डाई को आपने टोस्ट किया। He reports that there is a 6. What is the chance that actually there was 6? Actually there was 6. मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा ही वाला, अगर आप स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा करना क्या है हमें। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक पर्सन है ए पर्सन है जो 4 में से 5 बार, मतलब सॉरी 5 में से 4 बार सच बोलता है, मतलब उसके जो सच होने की प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है कि वो उसने सच बोला है। अगर मैं ये कहूँ ए मैंने ले लिया अपना इवेंट, या इवन ले लो क्योंकि हम इवन ई टू ई एन से ले रहे थे, इवन इज द इवेंट कि ए ने सच बोला है, स्पीक ट्रुथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारे पास क्या बन जाएगी 4/5। तो इसी का अगर मैं ऐसा बनाऊं जो इससे म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, दैट इज वो झूठ बोले, स्पीक लाई, झूठ बोले, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 4/5। अगर सच वो 4/5 बार बोल रहा है तो झूठ एक ही बार बोल रहा है ना 5 में से, तो 1/5 बोल सकते हैं E2 की प्रोबेबिलिटी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि उसने सच में 6 ही आया है, जो उसने बोला है वही आया है, इट मींस उसने ट्रुथ बोला है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक तरीके से, यही तो निकालना है। उसने रिपोर्ट तो 6 किया, मतलब ए तो आपके पास ये आ गया कि उसने 6 रिपोर्ट किया है। ए क्या है हमारे पास इवेंट, ए जो हम कॉमन लेते थे इनका, ये आपके पास इवेंट है कि ए ने रिपोर्ट किया 6, क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी है तो मैं ई ले लेती हूँ, चलो ए ऑलरेडी है ना, तो ई सबसेट ऑफ यूनियन ई आई टाइप हमने ये ले रखा है। ए ने रिपोर्ट किया कि 6 है, उसने ऐसा बोला है। अब उसने सच बोला झूठ बोला वो हमें नहीं पता, अब 6 आना सच में भी हो सकता है, 6 आना उसने झूठ बोला हुआ भी हो सकता है, हमें नहीं पता डाई पे क्या आया है, ठीक है। तो ए ई हमने क्या इवेंट बोला है, ए रिपोर्ट 6, तो ई का लेना देना E1 के साथ भी है और ई का लेना देना E2 के साथ भी है। ई का E1 के साथ कैसे है कि उसने सच बोला और सच में 6 आया है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ से आप मुझे क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 कितनी रहेगी, बता सकते हो? 1/6। 1/6 कैसे? 6 आने की प्रोबेबिलिटी है मैम, टोटल 6 नहीं होते होगी हैं। ना, अगर वो कह रहा था 6 रिपोर्ट किया है, इट मींस उस डाई पे 6 आया है और साथ साथ वो सच भी बोल रहा है, तो दोनों को कंबाइन करो, मतलब 6 आया था एक्चुअली में, उसने सच ही बोला है, डाई पे 6 आया था, तो डाई पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 क्या बनेगा ये बताओ? 5/6। देखो मतलब उसने 6 रिपोर्ट किया लेकिन उसने झूठ बोला है, मतलब 6 आया नहीं था और उसने वैसे ही कह दिया 6 आया है, तो डाई पे 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है?
ढाई पे 6 ना आए मतलब या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E/E2। ठीक है, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन देख के बताओ। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक्चुअली में 6 आए, मतलब जो उसने रिपोर्ट किया वही आ जाए। इट मीन वो सच बोल रहा है, ये निकालो, ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवन की प्रोबेबिलिटी निकालो। व्हेन इट इज गिवन दैट उसने रिपोर्ट 6 किया, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E निकालना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन बहुत टेढ़ा था, E1/E निकालना है आपको। क्या होती है इसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, इसका उल्टा करते हैं, इनटू में आता है आपके पास जो नीचे है, y में इन्हीं का सम, सम मतलब जितने भी इवेंट है उनके लिए ये निकालो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये करना पड़ेगा। सबकी वैल्यूज हैं आपके पास। अच्छा, E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बताओ पहले, तो वो तो छोड़ी थी हमने बीच में। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी थी आपके पास 4/5 और E2 की 1/5। तो सारी वैल्यूज है, सारी वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ है? कब बेस थ्योरम अप्लाई करने, जब 3 स्टेप हो आपके पास। सबसे पहले आपको प्रायर प्रोबेबिलिटीज दे रखी होंगी जो इनिशियली होती है, फिर उसके बाद आपको उन्हीं में से कुछ कॉमन पार्ट दे रखा होगा जिसको हम लाइकलीहुड बोल रहे हैं। फिर उसी के कॉमन पार्ट में से हमने वापस इस पे जाना है, इन इवेंट्स पे ही जाना है जब ये चीज हैपन हो चुकी है। इट मींस आपको पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटीज जब जब निकालनी होगी तब तब आपको बेस थ्योरम का यूज आएगा। यहां तक तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी तक ही बनता है P ऑफ